नमस्ते दोस्तों, मैं नाम सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें क्रोमोसोम पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये वीडियो आपका बिहार टीआरई से लेकर के यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी, उत्तराखंड पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी, जीआईसी सब में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इसी के साथ साथ हमारे इसी चैनल पे बॉटनी की क्लासेस भी चल रही हैं जिसमें हम इस समय फंगी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं करा है तो फटाफट से इसी चैनल पे जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जो हमारा टॉपिक है वो होगा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के जितने भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में कंसीडर किए गए हैं आज उनको हम देखते हुए चलेंगे और उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ हम आने वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, टर्मिनल सेंट्रोमियर इज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। अंतस्थ सेंट्रोमियर निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रोमोसोम में पाया जाता है। ऑप्शन है एसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक या फिर टीलोसेंट्रिक। ये क्वेश्चन आपका राजस्थान पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है कि ये कहाँ पाया जाता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका जो है वो सही जवाब हो जाएगा टीलोसेंट्रिक। क्या हो जाएगा? टीलोसेंट्रिक। ओके, अंतस्थ सेंट्रोमियर टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र यानी टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होते हैं? जब सेंट्रोमियर गुणसूत्र के शीर्ष पर उपस्थित हो तो इसे टेलोसेंट्रिक गुणसूत्र कहा जाता है। मैं आपको बना के दिखा देती हूँ कैसे। ये देखिए आपके सामने एक ये है, क्या बोलते हैं इसको? इसको सेंट्रोमियर कहते हैं और नीचे से ऐसे क्रोमोसोम लगा होता है, इसी को टीलोसेंट्रिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीलोसेंट्रिक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक क्या है तो आपको बता दें, सबसे पहले जो एक्रोसेंट्रिक दिया है, एक्रोसेंट्रिक मतलब है कि क्रोमोमियर सेंट्रोमियर जो है वो बीच में और एक इसका जो है वो लंबा रहे और एक जो है ये छोटा रहे, यानी आप इसे कह सकते हैं एल के आकार का। जब एल के आकार का क्रोमोसोम देखने को मिलता है तो इसे एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। मेटासेंट्रिक क्या होता है? मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर बिल्कुल बीचों बीच होता है, दोनों एकदम इक्वल होते हैं, दोनों आर्म्स जो होते हैं वो एकदम इक्वल होते हैं और सेंट्रोमियर बीचों बीच होता है। और सब मेटासेंट्रिक क्या होता है? सब मेटासेंट्रिक में एक आर्म जो है बहुत बड़ा होगा और एक आर्म जो है वो हाफ होगा, इसे सब मेटासेंट्रिक कहा जाता है। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है? इसमें सेंट्रोमियर बिंदु गुणसूत्र के किसी एक छोर और मध्य के बीच में होता है। ठीक है, इसे एल आकार का कहते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एल आकार का गुणसूत्र किसमें देखने को मिलता है, तो सब मेटासेंट्रिक में एल आकार का गुणसूत्र देखने को मिलता है। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए मेटासेंट्रिक में तो मेटासेंट्रिक में वी के आकार का देखने को मिलता है और एक्रोसेंट्रिक में जे के आकार का देखने को मिलता है। किस आकार का? जे के आकार का देखने को मिलता है। जबकि टीलोसेंट्रिक में आप कह सकते हैं स्मॉल आई के आकार का। किसके आकार का? स्मॉल आई के आकार का देखने को मिलता है टीलोसेंट्रिक में। आई होप आप सबको यहाँ से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जब एक गुणसूत्र में सेंट्रोमियर की उपस्थिति उसके मध्य भाग में होती है तो ऐसा गुणसूत्र क्या कहलाता है। यानी कि फिर से अब इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो मैंने आपको बताया। पूछा जा रहा है कि एक गुणसूत्र में सेंट्रोमियर मध्य भाग में हो, सेंट्रोमियर मध्य भाग में हो यानी कि इसके दोनों तरफ गुणसूत्र लगे हों, यानी कि आप कह सकते हैं ये वी के आकार के गुणसूत्र की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? मेटासेंट्रिक हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान पीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, वी आकार के गुणसूत्र होते हैं। अब देखिए शेप से पूछ लिया तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इसीलिए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे कि वी आकार के किसके होते हैं? मेटासेंट्रिक के होते हैं। किसके? मेटासेंट्रिक के होते हैं। सब मेटासेंट्रिक के कैसे होते हैं? एल आकार का होता है। एक्रोसेंट्रिक कैसा होता है? जे आकार का होता है। ठीक, इसका सही जवाब ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, जब सेंट्रोमियर गुणसूत्र के शीर्ष पर उपस्थित हो तो ऐसे गुणसूत्र का प्रकार होगा। यानी कि सेंट्रोमियर शीर्ष पर हो गुणसूत्र के, यानी कि ये सेंट्रोमियर हो गया, ये गुणसूत्र हो गया, ये कौन सा हो जाएगा? तो देखने से ही स्पष्ट हो रहा होगा, ये टीलोसेंट्रिक हो गया। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं। क्रोमोसोम ऑफ मैन आर। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? मतलब मनुष्य में कौन से गुणसूत्र होते हैं? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक या फिर उपयुक्त सभी।
वैसे तो मनुष्य में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो 23 होती है, लेकिन ये पेयर में होती है। टोटल अगर पूछा जाए तो टोटल अगर 23 का आप डबल करेंगे तो 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। पेयर में पूछा जाए तो 23 पेयर पाए जाते हैं। और इसमें मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक सभी प्रकार के गुणसूत्र जो है वो ह्यूमन में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। गुणसूत्र का कार्य क्या है? तो गुणसूत्र का जो कार्य है वो डीएनए को ले जाना और आनुवांशिक लक्षणों को, उनके माता पिता के जो लक्षण है उनके संतानों तक पहुंचाना, यही गुणसूत्र का मेन कार्य होता है। गुणसूत्र जिसे इंग्लिश में क्रोमोसोम कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड पीसीएस लेक्चरर 2020 और यूपी टीजीटी बायोलॉजी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इन अ ट्राइसोमिक द पॉलीपॉलॉइड क्रोमोसोम इज त्रिगुणसूत्रता में बहुगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2n-1, 2n-2, 2n+1 या फिर 2n+2? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2n+1। कोशिका विभाजन चक्र के दौरान क्रोमैटिड्स के अलगाव की विफलता के परिणाम स्वरूप सुगुणिता नामक गुणसूत्र को लाभ या हानि होती है। समजात गुणसूत्र के संयोजन का कारण असगुणिता उत्पन्न होती है। ठीक है। और अगर बात करें मोनोसोमी की, तो मोनोसोमी की जो फॉर्मूला होता है 2n-1 होता है। 2n-1 किसका होता है? मोनोसोमी का होता है। किसका? मोनोसोमी का। उसके अलावा अगर बात करें हम निल्लोसोमी में क्या होता है? नल्लोसोमी में तो 2n-2 ये होता है नल्लोसोमी। किसमें? नल्लीसोमी में 2n-2 होता है। ट्राइसोमी में 2n+1 होता है। और टेट्रासोमी में 2n+2 होता है। ठीक है। ये सारे जो है अलग अलग दिए हुए हैं। 2n-1 किसका हो गया? ये हो गया मोनोसोमी का। ये हो गया आपका नल्लीसोमी। 2n+1 ट्राइसोमी और 2n+2 ये टेट्रासोमी का हो गया। ठीक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है? कौन सा सोमी पूछा है? पॉलीपोलॉइडी पूछा है, ट्राइसोमी पूछा, तो ट्राइसोमी 2n+2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टिन गुणसूत्र की संख्या पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑफ द फॉलोइंग हु डिस्कवर्ड पॉलीटीन क्रोमोसोम? पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज किसने की थी? फ्रेंड्स आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। ये सारे वीडियो जो आपको करवाए जा रहे हैं ये बिहार टीआरई एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ हर एग्जाम, चाहे वो उत्तर प्रदेश जो 2022 वाला जो पीजीटी का एग्जाम है, या फिर आप DSSB का जो एग्जाम है, या फिर आप GIC एग्जाम को कंसिडर कर रहे हैं, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको जब एग्जाम हो जाएगा, जैसे मैंने आपको LT ग्रेड में बताया था कि 60 से 70% क्वेश्चन आपको LT ग्रेड के यहीं से देखने को मिले थे, उसी तरह इन सारे एग्जाम के क्वेश्चन भी 50 से 60% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ये मेरा वादा है। बस आप जूलॉजी और बॉटनी दोनों वीडियो को बहुत अच्छे से देखा करिए, अपना फीडबैक दिया करिए, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। कोई और बुक जिसको आप डिस्कस करना चाहते हो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम वो बुक भी आपके लिए श्योरली लेकर आएंगे। बस आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी बुक आप पढ़ना चाहते हैं, कौन से पब्लिकेशन की पढ़ना चाहते हैं। सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई जाएंगी। बदले में आपको क्या करना है? जिस दिन आप इस चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर पहुंचा देंगे, उस दिन आपका ये नॉलेज कॉर्नर परिवार आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पेड बैच भी उपलब्ध करवाएगा। बिल्कुल पेड बैच की तरह, मतलब फ्री में आपको सारे थ्योरी क्लासेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। बस आपको करना क्या है? फटाफट से इस चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर पहुंचाना है। यह आप अपना गुरु दक्षिणा मान लीजिए, पेड बैच का पेड चार्ज मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लीजिए, अपने इस परिवार को बढ़ाने की जिम्मेदारी मान लीजिए, जो भी आप समझिए। बस आपको फटाफट से अपने इस नॉलेज कॉर्नर परिवार को 10,000 सब्सक्राइबर तक ले जाना है। ठीक है। फिर हम आपके लिए देखिए कुछ नया, कुछ धमाकेदार जरूर लेकर आएंगे। ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ज़्यादा बहस, ज़्यादा कुछ कहना, आप एक मेच्योर है, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर अपनी जो जानकारियाँ हैं वो आप तक पहुँचा देती हूँ। बाकी आपकी मर्जी। ठीक। क्वेश्चन है आपसे, पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज किसने की थी? ऑप्शन 4 आपके सामने दिए हैं। इजी बाल्बियानी, J.M. मिचिसन, R. वान हर्टविंग या फिर डेनियल मजीद? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इजी बाल्बियानी। पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज इजी बाल्बियानी ने की थी। एडोर्ड जेरार्ड बाल्बियानी इनका पूरा नाम है। एडोर्ड जेरार्ड बाल्बियानी।
या एक फ्रांसीसी भ्रूण विज्ञानी थे, यानी कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे, जो सूक्ष्म विज्ञान में अपने काम के साथ साथ भ्रूण विज्ञान में अपने अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने 1881 में 1881 में कायरोनामस लार्वा की लार्व ग्रंथियों में पॉलीटीन गुणसूत्र को देखा था और इन्होंने ही उसकी खोज की थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका यूपीपीसीएस और टीजीटी दोनों में देखने को मिला है, क्वेश्चन है अर्ध गुणसूत्र जो विभाजित किंतु अपृथक सूत्र केंद्रक द्वारा आपस में जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है सिस्टर क्रोमैटिड, होमोलॉगस क्रोमैटिड, बाईवैलेंट या फिर एलियल्स। अर्ध गुणसूत्र यानी कि क्रोमैटिड ज्वाइंस टुगेदर बाय डुप्लीकेट बट अनसेपरेटेड सेंट्रोमियर आर कॉल्ड, क्या कहलाएंगे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सिस्टर क्रोमैटिड्स। अर्धगुणसूत्र जो विभाजित किंतु अपृथक सूत्र केंद्रक द्वारा जो आपस में जुड़े होते हैं वो सहोदर अर्धगुणसूत्र यानी सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लैम्ब्रश गुणसूत्र किसके संश्लेषण से संबंध है? लैम्ब्रश क्रोमोसोम इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन या फिर जीन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आरएनए एंड प्रोटीन, इसका सही जवाब हो जाएगा। लैम्ब्रश गुणसूत्र आरएनए और प्रोटीन के संश्लेषण में शामिल है। ये स्तनधारी को छोड़कर अधिकांश जानवरों के बढ़ते ऊसाइट में पाए जाने वाले गुणसूत्र के एक विशेष रूप है, यानी कि ये जो होता है लैम्ब्रश गुणसूत्र ये मैमल्स में यानी कि स्तनधारियों में नहीं पाया जाता है। लैम्ब्रश गुणसूत्र द्विगुणित अवस्था जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है उसमें देखने को मिलता है और पहली बार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1882 में और सेलामेंडर मतलब 1882 में सेलामेंडर जो एक उभयचर है, मेढक की एक प्रजाति है, उसके उस साइट में लैम्ब्रश गुणसूत्र को देखा था। हो सकता है इस एग्जाम में आपसे पूछ लिया कि लैम्ब्रश गुणसूत्र किसके संश्लेषण से संबंध है। नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि लैम्ब्रश गुणसूत्र को देखा किसने, तो फ्लेमिंग ने देखा। कब देखा? 1882 में देखा। कब देखा? 1882 में देखा। कहाँ पे देखा? तो सेलामेंडर जो एक उभयचर है, मेढक की एक प्रजाति है, इसके ऊसाइट में देखा था। कहाँ देखा था? इस सेलामेंडर के ऊसाइट में देखा था। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये आरएनए और प्रोटीन दोनों के संश्लेषण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, लैम्ब्रश गुणसूत्र विशेष प्रकार के गुणसूत्र होते हैं जो पाए जाते हैं। अब देखिए वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया ना, मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ ले, हो सकता है अब नेक्स्ट एग्जाम में पूछ ले कि किसने इसको देखा था। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट टच हो जाते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कंटिन्यू देखा करिए, ठीक है। बहुत जल्द हम आपके लिए टीआरई 4.0 के भी स्पेशल बुक के साथ स्पेशल क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं, तो आप उसको भी देखना अगर चाहते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं टीआरई 4.0 के लिए साइंस, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, लैम्ब्रश गुणसूत्र विशेष प्रकार के गुणसूत्र होते हैं जो पाए जाते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कहाँ पाए जाते हैं, एम्फीबियंस के oocytes में, एम्फीबियंस oocytes में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वो कौन सा एम्फीबिया था? सैलामेंडर था। कौन सा था? सैलामेंडर था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा गुणसूत्र है? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, एक्स गुणसूत्र, पॉलीटीन गुणसूत्र, बहुपट्टी यानी मल्टी बैंडेड क्रोमोसोम या फिर लैम्ब्रश गुणसूत्र। सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन सा है? एक मिनट। सबसे बड़ा गुणसूत्र जो होता है वो लैम्ब्रश गुणसूत्र होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा होता है? लैम्ब्रश गुणसूत्र होता है, ठीक है। और इसे सबसे पहले देखा किसने था? फ्लेमिंग के द्वारा देखा गया था, ठीक। लैम्ब्रश गुणसूत्र जो है ये कितना बड़ा होता है? तो ये 30 mm सोलिनॉइड तंतुओं के छल्लों के रूप में फैला होता है, ठीक है। ये अब प्रत्येक जोड़ी के दो समजात गुणसूत्रों के क्रोमैटिन तंतु आकुंडलित होकर एक केंद्रिक अक्ष के इधर उधर पार्श्वों में 30 mm सोलिनॉइड तंतुओं के छल्ले के रूप में फैल जाते हैं, जिससे गुणसूत्र जोड़ी सॉरी बोतल साफ करने वाली ब्रश के जैसे दिखती है। जैसे आपने बोतल साफ करने वाली ब्रश देखी होगी, इसके आसपास ऐसे 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 छल्ले लगे होते हैं, इसकी तरह दिखने लगती है। इसी को लैम्ब्रश गुणसूत्र कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस और टीजीटी दोनों में आया हुआ है। ये देखिए आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया लैम्ब्रश गुणसूत्र। देखिए आपने ऐसे बॉटल साफ करने वाली ब्रश देखी होगी ना, इसी की तरह ये ऐसे फैल जाता है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? लैम्ब्रश गुणसूत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन, लैम्ब्रश क्रोमोसोम किसके परिणाम स्वरूप बनते हैं? कई दिनों तक चलने वाले समसूत्री विभाजन से, कई दिनों तक चलने वाले अर्धसूत्री विभाजन से,
कई दिनों तक, कई महीनों तक चलने वाले समसूत्री विभाजन से या कई महीनों तक चलने वाले अर्धसूत्री विभाजन से। सबसे पहले आपको बता दें, जो लैम्ब्रस गुणसूत्र होते हैं ये बनते तो मियोसिस से यानी कि अर्धसूत्री विभाजन से, लेकिन क्या वो कई दिनों तक चलने वाले तो या फिर महीनों तक चलने वाले? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कई दिनों तक चलने वाले अर्धसूत्री विभाजन से। ठीक है, लैम्ब्रस गुणसूत्र कशेरुकी के अंडक यानी कि oocyte में पाए जाते हैं या अर्धसूत्री विभाजन के डिप्लोटीन अवस्था में पाई जाती है। लैम्ब्रस गुणसूत्र सबसे बड़े गुणसूत्र होते हैं या कई दिनों तक चलने वाले अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अंडकों में लैम्ब्रस गुणसूत्र पाया जाता है, यानी किसके oocytes में लैम्ब्रस गुणसूत्र पाया जाता है? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड स्टारफिश या ऑल ऑफ एबव? तो मैंने आपको बताया था फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1882 में लैम्ब्रस गुणसूत्र को देखा था। सबसे पहले कहाँ देखा, तो ये उभयचर यानी कि सैलामेंडर के oocytes में देखा, लेकिन ये स्तनधारियों को छोड़कर सभी में पाए जाते हैं, यानी कि फिशेज में भी पाए जाएंगे, बर्ड्स में भी पाए जाएंगे, स्तनधारी रेप्टाइल्स में भी पाए जाएंगे, तारामीन यानी स्टारफिश में भी, इंसेक्ट्स में भी और कुछ अकशेरुकी प्राणियों में भी पाए जाते हैं, लेकिन ये मैमल्स में नहीं पाए जाते हैं। किस में नहीं पाए जाते हैं? मैमल्स में नहीं पाए जाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। एलटी ग्रेड बायोलॉजी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य गुणसूत्रों में किस समूह में वायु गुणसूत्र आता है? वाई क्रोमोसोम कम्स इन द व्हिच ऑफ ग्रुप ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम? किस में आता है? होलैंड्रिक, बेसिक, प्लियोट्रॉपिक या फिर पॉलीजेन? एक मिनट, सॉरी मैंने आपको ऑप्शन गलत बता दिया। किस समूह में आता है? सी, जी, बी या डी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जी में। ठीक है, वायु गुणसूत्र मानव गुणसूत्रों के समूह जी में आता है। किसमें आता है? जी में। मनुष्यों में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें आप सभी को पता है 22 जोड़ी जो होते हैं वो ऑटोसेम होते हैं, 20+1 का ये होता है 22+1 का। ठीक है, जिसमें 22 जोड़ी जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं और एक जोड़ी जो होता है ये सेक्स डिटर्मिनेशन गुणसूत्र होता है, यानी लिंग निर्धारण गुणसूत्र होता है। फीमेल में यह XX होता है और मेल में ये XY होता है। ये कितने समूह में विभाजित किए गए? तो ये टोटल 7 समूह में विभाजित किए गए हैं। कौन कौन से? A, B, C, D, E, F और G। और वाई गुणसूत्र जो है ये किस में आता है? इसी G में आता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शुक्राणुओं में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो लिंग गुणसूत्र की अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। अगर पेयर में पूछ लिया जाता तो एक पेयर और संख्या कितनी होती है? 2। टोटल कितने होते हैं? 23, जिसमें से 22+1 की ये संख्या होती है 1, या अगर इसको हम पेयर में बात करें तो 1 पेयर और ये भी 22 पेयर। ठीक है, अब ये अलग अलग से पूछ लिया तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, वायु गुणसूत्र पर उपस्थित जीन क्या कहलाते हैं? होलैंड्रिक, बेसिक, प्लियोट्रॉपिक या फिर पॉलीजेनिक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, होलैंड्रिक। वायु गुणसूत्र पर उपस्थित जो जीन है वो सीधे पिता से पुत्र में वंशानुगत होते हैं, जिसे होलैंड्रिक जीन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पॉलीटीन गुणसूत्र यानी कि पॉलीटीन क्रोमोसोम पाए जाते हैं। पॉलीटीन क्रोमोसोम कहाँ पाए जाएंगे? oocyte ऑफ फ्रॉग, तो oocyte ऑफ फ्रॉग पे हमने लैम्ब्रस क्रोमोसोम देखा था। फिर है पैनक्रियाटिक सेल ऑफ लिजर्ड, बिल्कुल नहीं। रेटिकुलोसाइट्स ऑफ रैबिट, ये भी नहीं। स्लैबरी ग्लैंड सेल्स ऑफ डिपेंटर लार्वा यानी कि डायपेंटर लार्वा की लार ग्रंथियों पर जो है, लार ग्रंथियों की कोशिकाओं पर पॉलीटीन गुणसूत्र पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिस तरह से हमने देखा कि लैम्ब्रस की खोज फ्लेमिंग ने की थी, उसी तरह से हो सकता है आपसे किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी E.G. बालवियानी। E.G. बाल बियानी नामक साइंटिस्ट ने की थी। कब की थी? 1881 में की थी। कब की थी? 1881 में की थी। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पॉलीटीन गुणसूत्र सर्वप्रथम देखा गया, पॉलीटीन गुणसूत्र सबसे पहले कहाँ देखा गया? घरेलू मक्खी, हॉनी बी यानी मधुमक्खी, ड्रोसोफिला या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा पॉलीटीन गुणसूत्र जो है सबसे पहले इसको कहाँ पे देखा गया? कहाँ पे देखा गया? तो अभी हम लोगों ने देखा था डायप्टेरन लार्वा की लार ग्रंथियों में देखा गया था। ठीक है, ड्रोसोफिला या कीटो के लार्वा की लार ग्रंथियों में बाद में देखा गया, लेकिन पहले ये कहाँ पे देखा गया था? डायप्टेरन लार्वा के लार ग्रंथियों में। ठीक, ड्रोसोफिला में देखा गया लेकिन बाद में देखा गया था।
पॉलीटीन गुणसूत्र दीर्घ आकृति वाले गुणसूत्र होते हैं। ड्रोसोफिला में पाए जाने वाले पॉलीटीन गुणसूत्र समान दैहिक गुणसूत्र की अपेक्षा 1000 गुना अधिक बड़े होते हैं। ठीक, अगर पूछा जाए किसका गुणसूत्र जो है ज़्यादा बड़ा होता है तो ड्रोसोफिला में पाए जाने वाले गुणसूत्र जो होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं। अगला, पॉलीटीन क्रोमोसोम नाम का सुझाव किसने दिया था? पॉलीटीन क्रोमोसोम नाम किसने दिया था? पॉलीटीन की खोज किसने की थी? तो अभी हम लोगों ने देखा E.G. बालवियानी ने दी थी, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नाम का सुझाव किसने दिया था? तो सुझाव देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था कोलर। क्या नाम था? कोलर ने इसे सुझाव दिया था। ठीक है, पॉलीटीन गुणसूत्र को सबसे पहले 1881 में E.G. बालवियानी ने खोजा था, लेकिन इसके नाम का जो सुझाव है वो कोलर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। सामान्यतः गुणसूत्र इंटरफेज अवस्था में नहीं दिखाई देता है। पॉलीटीन गुणसूत्र एक अपवाद है। क्यों? क्योंकि ये इंटरफेज अवस्था में भी दिखाई देता है। ठीक ठीक, समझ में आ रहा है ना चीजें? अगर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए ऑलवेज ओपन है। अपने सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर करके जाइएगा, और जो है कोई भी सजेशन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, उसको ज़रूर पूछिएगा। हम आपके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और इमीडिएटली आपको सारे जो आप कमेंट करते हैं उनका रिप्लाई भी मिल जाता है। जो लोग करते हैं उनको एहसास होगा, जो नहीं करते हैं वो करके देख लीजिए, आपके हर क्वेश्चन का जवाब तुरंत दिया जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में एक्टिव पार्टिसिपेट जरूर किया करिए। अगला क्वेश्चन है, द टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड। गुणसूत्रों के अंतिम सिरों को क्या कहा जाता है? सेंट्रोमियर, क्रोमोमियर, टीलोमियर या मेटामियर? गुणसूत्रों के अंतिम सिरों को क्या कहा जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, टर्मिनल को क्या कहते हैं? टीलोमियर कहते हैं। यानी एक ये है, एक ये है, तो इस गुणसूत्र को क्या कहेंगे? टीलोमियर कहा जाता है। टीलोमियर बाकी के क्रोमोमियर की संरचना और बनावट से भिन्न होता है, क्योंकि इसमें एक ही आर्म्स पाए जाते हैं। ठीक, सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 गुणसूत्रों वाली द्विगुणित कोशिकाओं से बनने का युग्मक में गुणसूत्रों में कितने संयोजन संभव हैं? 10 गुणसूत्रों वाली द्विगुणित कोशिकाओं से बनने वाले युग्मकों में गुणसूत्रों को कितने संयोजन संभव हैं? 10 की स्क्वायर, 2 की पावर 10, 2 की पावर 5 या 2 की पावर 23? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 की पावर 5। द्विगुणित गुणसूत्रों की जो संख्या है वो कितना दिया है? 10 दिया है। अगुणित गुणसूत्रों की संख्या अगर हम निकालेंगे तो इसे 10/2 कर देंगे। 10/2 करने पे ये निकल के आ जाएगा 5। संभावित गुणसूत्र जोड़ों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 की पावर n होती है, जहाँ n क्या है? n जो है वो अगुणित गुणसूत्रों की संख्या है। द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 10 होने के लिए गुणसूत्रों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 5 हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्रों के समजात युग्मकों की व्याख्या है। एन अरेंज ऑफ होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज इडियोग्राम, कैरियोगैमी, कैरियोटाइप या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इडियोग्राम। इडियोग्राम कैरियोटाइप का आरेखीय प्रतिनिधित्व है, जो गुणसूत्रों की सभी रूपात्मक विशेषताओं को सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर समूहीकृत करता है और घटते आकार की एक श्रृंखला में क्रमबद्ध करता है। प्रत्येक गुणसूत्र की पहचान के लिए गुणसूत्र बैंडिंग और पेंटिंग तकनीक का यूज किया जाता है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि गुणसूत्रों के समजात युग्मकों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? इडियोग्राम कहा जाता है। यहाँ पे आपको इडियोग्राम का एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया गया है, इसी को इडियोग्राम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्रों का चित्रात्मक प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा, अगर चित्र के माध्यम से गुणसूत्रों को दर्शाया जाए तो इसी को इडियोग्राम कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पीजीटी बायोलॉजी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, गुणसूत्रों का निर्माण होता है। गुणसूत्रों का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन, डीएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, केवल डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, केवल डीएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, या फिर केवल डीएनए, आरएनए और प्रोटीन? किससे जो है गुणसूत्रों का निर्माण होता है? तो जो गुणसूत्र होता है यानी क्रोमोसोम होता है, ये डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तीनों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन डी इसका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किससे? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। ठीक है, डीएनए के कार्यात्मक खंडों को जीन के रूप में जाना जाता है। डीएनए से बंधे मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रोटीन होते हैं, जो डीएनए को पैकेज करने और इसके कार्य को नियंत्रित करने का काम करता है। समानता गुणसूत्र कितने होते हैं? तो समानता प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्रों में होते हैं यानी क्रोमोसोम कंटेन, क्रोमोसोम क्या कंटेन करते हैं? प्रोटीन ओनली, डीएनए एंड प्रोटीन,
डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन, या फिर डीएनए आरएनए हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन। तो अभी हम लोगों ने देखा था जो गुणसूत्र होते हैं ये डीएनए आरएनए हिस्टोन और नॉन हिस्टोन सबको जो है कंटेन करते हैं। यह यूपीपीसीएस प्री और इसके अलावा टीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। गुणसूत्र में डीएनए आरएनए हिस्टोन प्रोटीन तथा हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन सभी शामिल होते हैं या आनुवांशिक लक्षणों को माता पिता से उनके बच्चों में ले जाने का कार्य करते हैं। सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? तो स्टारबर्ग ने 1875 में इसकी खोज की थी और वाल्डेयर ने इसे क्रोमोसोम नाम दिया था। यहाँ से दो क्वेश्चन निकल के आए कि खोज किसने की, तो खोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम स्टारबर्ग था, जिन्होंने 1875 में खोज की, और इसको नाम किसने दिया? तो वाल्डेयर ने इसे क्रोमोसोम नाम दिया था, ठीक। कब दिया था? 1889 में। अगला क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम वाली महिलाओं की कोशिकाओं में बार बॉडी की संख्या अधिकतम होती है। जिनको डाउन सिंड्रोम है उनमें क्या होता है? बार बॉडी की संख्या अधिकतम कितनी होगी? 0, 1, 2 या 3। तो आपको बता दें हमारे ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर गुणसूत्र होते हैं, जिनमें जब 21वें गुणसूत्र पर ट्राइसोमिक सिंड्रोम होता है तो इसी को डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। यानी इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n-1 हो जाता है, यानी कि गुणसूत्र कितने रह जाते हैं? 46 की बजाय 45 ही रह जाते हैं। इस रोग में महिला में बार बॉडी की संख्या 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। महिलाओं की कोशिका केंद्रक में एक छोटी घनी धुंधली संरचना जिसमें एक संघनित निष्क्रिय एक्स गुणसूत्र देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र में प्रमुख रासायनिक घटक डीएनए, आरएनए, हिस्टोन तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अकार्बनिक रसायन है जो है, यानी कि गुणसूत्र में हमने देखा डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन सभी कुछ पाए गए, लेकिन इसके अलावा एक अकार्बनिक इनऑर्गेनिक रसायन कौन सा है? इनऑर्गेनिक केमिकल कौन सा है जो गुणसूत्र के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है, बहुत ज़्यादा जरूरी है? तो वो है कैल्शियम। कौन सा है? कैल्शियम। कैल्शियम आयन क्रोमोसोम संरचना में बूस्टर के रूप में कार्य करता है, इसलिए ये इसके लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक गुणसूत्र पर जीन के अनुक्रम के निर्धारण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो एक गुणसूत्र पे जीन के अनुक्रम की निर्धारण की प्रक्रिया क्रोमोसोमल मैपिंग कहलाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या कहलाएगा? क्रोमोसोमल मैपिंग कहलाता है, ठीक है। एक डीएनए का कोई अणु है या टुकड़ा है तो उसके क्षार क्रम यानी बेस सीक्वेंस या फिर न्यूक्लियोटाइड का निर्धारण को डीएनए सीक्वेंस कहेंगे, और गुणसूत्र पर जीन के क्रम के निर्धारण को क्रोमोसोमल मैपिंग कहेंगे। डीएनए सीक्वेंस क्या है? एक डीएनए का कोई टुकड़ा है, वो उसके बेस सीक्वेंस या फिर न्यूक्लियोटाइड के डिटर्मिनेशन यानी निर्धारण को डीएनए सीक्वेंस कहलाता है, ठीक है। बाकी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, क्रोमैटिन में उपस्थित होता है। क्रोमैटिन में क्या उपस्थित होता है? डीएनए आरएनए, आरएनए हिस्टोन, डीएनए हिस्टोन या फिर डीएनए आरएनए और हिस्टोन। तो क्रोमैटिन जो है वो डीएनए आरएनए और हिस्टोन सबसे मिलकर बना होता है। क्रोमैटिन में 147 क्षार युग्म डीएनए और 8 कोर हिस्टोन के चारों तरफ मौजूद देखने को मिलते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब एक गुणसूत्र में 2 जीन एक दूसरे के बहुत समीप रखे जाते हैं तो उनके बीच कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, मुश्किल से कोई क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। तो यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। जब एक गुणसूत्र में 2 जीन एक दूसरे के बहुत समीप रख दिए जाते हैं, जब एकदम सटे रहेंगे तो उसमें क्रॉसिंग ओवर कहाँ से देखने को मिलेगा? बहुत जनरली ऐसा है कि दोनों में क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है, जनरली इसमें क्रॉसिंग ओवर देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होने के लिए थोड़ा डिस्टेंस जरूरी है जिससे ये आपस में क्रॉसिंग ओवर कर पाए, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुरुषों में होने वाली एक असामान्यता जिसमें वृषण के ठीक से परिवर्धन न होने के कारण वे सदैव बांझ होते हैं, क्योंकि उनमें एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र होता है, यानी कि 47XXY। वैसे कितने होते हैं? 46 होते हैं, लेकिन एक अतिरिक्त हो जाएगा तो 47 हो जाएगा, और वो क्या हो जाएंगे? XXY। और ये किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? बांझपन के लिए, स्टेराइल के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो वो क्या कहलाता है? हंटिंगटन डिजीज, मार्फन डिजीज, क्लाइनफेल्ट्रेस सिंड्रोम या फिर टर्नर सिंड्रोम। तो ऐसे डिजीज को क्या कहेंगे? क्लाइनेफेल्ट्रस सिंड्रोम। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें लिंग गुणसूत्र 2 की बजाय कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, क्लाइफेंट्रस सिंड्रोम किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो क्लाइफेंट्रस सिंड्रोम अभी हम लोगों ने देखा था, 2 एक्स होता है और एक वाई होता है, एक्स एक्स वाई। इसमें टोटल गुणसूत्र कितने हो जाते हैं? 47 हो जाते हैं। और बढ़ता क्या है? यही लिंग गुणसूत्र एक बढ़ जाता है। तो 2x प्लस एक वाई, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एडवर्ड सिंड्रोम एक ऐसी असामान्यता है जिससे मानसिक हीनता हो जाती है, जो इस गुणसूत्र में एकाधी सूत्रता के कारण होता है। ऑप्शन है 5, 9, 15 या 18। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 18। टीजीटी बायोलॉजी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। एडवर्ड सिंड्रोम में ट्राइसोमी यानी कि 2n+1 होता है। जन्म के समय वजन छोटा, असामान्य प्रकार का सिर, अंगों में क्षति अक्सर जानलेवा होती है। एडवर्ड सिंड्रोम का कोई इलाज नहीं है या जन्म से पहले वर्ष के भीतर आमतौर पर घातक होता है। इसमें यह गुणसूत्र संख्या 18 की ट्राइसोमी के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण? 18 की। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लिंग निर्धारण के गुणसूत्रीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यानी लिंग निर्धारण के गुणसूत्रीय सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, किसने दिया? ऑप्शन ब्रिजेश ने, बालवियानी ने, गोल्ड स्मिथ ने या फिर मेंडल ने। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो गुणसूत्र लिंग निर्धारण के गुणसूत्रीय सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले साइंटिस्ट थे, देखिए यहाँ पे बैक हो गया, उनका नाम था मैकलंग। क्या नाम था? मैकलंग नाम था इनका। क्या नाम था? मैकलंग। इन्होंने 1902 में लिंग निर्धारण के गुणसूत्रीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। वहीं पे एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है स्टीवन। क्या नाम है? स्टीवन। इन्होंने 1905 में इस पर कार्य किया था। इनके विचारों को बाद में दूसरे वैज्ञानिक जैसे विल्सन हो गए, ब्रिज हो गए, गोल्ड स्मिथ हो गए, इन सब ने जो है अपनी सहमति दी हुई थी। लेकिन जो खोज किया था वो किसने किया था? मैकलंग ने 1902 में किया था। ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2003 में पूछा गया था। ये स्टार मार्क क्वेश्चन था, यानी इसका जवाब, इसका जो नंबर है वो सभी को मिला था। ठीक है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब था और यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ था इनमें से कोई नहीं का। तो इसका जो मार्क था, इसका जो नंबर था वो सबको मिल गया था। ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ से पीडीएफ लेके आप अपने रिवीजन को और अच्छा और बेटर कर सकते हैं। वहाँ से आप पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र केंद्रक में एक धागे जैसी संरचना होती है जिसका वर्णन जो है सर्वप्रथम किया, यानी गुणसूत्र का वर्णन सिंपल सा पूछा जा रहा है कि किसने किया था। गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक में पाया जाता है। वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्रक में एक धागे जैसी संरचना होती है जिसे गुणसूत्र कहा जाता है। इसका वर्णन सबसे पहले किसने किया था? मेंडल ने, स्टारबर्ग ने, डार्विन ने या फिर लेवेंटजकी ने। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टारबर्गर ने। किसने? स्टारबर्गर ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, और सॉरी, इन्होंने ही मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। वहीं डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद नामक यानी नेचुरल सिलेक्शन नामक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन, कुछ कोशिकाओं में केंद्रक में एक गहरा अभिरंजक देने वाला पिंड पाया जाता है जिसे बार बॉडी कहते हैं। यह बार बॉडी रूपांतरण होता है अ डार्क स्टैनिंग बॉडी कॉल्ड बार बॉडी फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ सर्टेन सेल इज मॉडिफाइड ऑफ। क्या होता है? एक्स गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र, केंद्रक कला या फिर न्यूक्लियोलस। सही जवाब का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, कुछ कोशिकाओं में केंद्रक में एक गहरा अभिरंजक देने वाला पिंड पाया जाता है जिसे बार बॉडी कहा जाता है। ये बॉडी एक्स गुणसूत्र का रूपांतरण होते हैं। किसका? एक्स गुणसूत्र का रूपांतरण होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बालवियानी रिंग पाई जाती है। बालवियानी रिंग कहाँ पाई जाती है? पॉलीटीन क्रोमोसोम, लैम्ब्रस क्रोमोसोम, पॉलीसोम क्रोमोसोम या फिर हेटेरोक्रोमोसोम। बालवियानी रिंग कहाँ देखने को मिलती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉलीटीन क्रोमोसोम में। किसमें? पॉलीटीन क्रोमोसोम में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेट गुणसूत्र मानव जीनोम में होते हैं, यानी सेट क्रोमोसोम इन ह्यूमन जीनोम आर। कौन सा होता है? तो 13, 14, 15, 21 और 22। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन बी, 13, 14, 15, 21 और 22। ठीक है, इसे सैटेलाइट या सेट गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है, जो पहचान करने का काम करते हैं। और ये जो होते हैं 13, 14, 15, 21 और 22 में होते हैं। सेट गुणसूत्रों को गुणसूत्रों की पहचान के लिए मार्क के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसे सैटेलाइट गुणसूत्र या सेट गुणसूत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
गुणसूत्र बिंदु का कार्य क्या है, यानी कि द फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर इज, जो सेंट्रोमियर होता है वो गुणसूत्र में क्या कार्य करता है। ये सेंट्रोमियर हो गया, यहाँ से गुणसूत्र ऐसे बंधे होते हैं। पूछा जा रहा है ये सेंट्रोमियर का क्या कार्य है, गुणसूत्र बिंदु का क्या कार्य है। डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए या फिर फॉर्मेशन ऑफ डीएनए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। कोशिका विभाजन के समय प्रत्येक गुणसूत्र के युगल क्रोमैटिड केवल एक भाग से जुड़े होते हैं जिन्हें सेंट्रोमियर कहा जाता है, और ये क्या कार्य करते हैं, मूवमेंट का कार्य करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय बेटसन व पुन्नेट द्वारा, ब्रिडसन व डेविडसन द्वारा, स्लाइडन या स्वान द्वारा, सटन या बोवेरी द्वारा। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सटन और बोवेरी। सटन और बोवेरी नामक साइंटिस्ट ने 1902 में नर व मादा के संयुग्मन में समजात गुणसूत्रों का फिर से जोड़ियों में मिलान उसी प्रकार से होता है जैसे कि मेंडल ने अपने एकल आनुवंशिकी कारकों के लिए बताया था। इसके बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो सटन और बॉबरी ने किया था। किसने, सटन और बॉबरी ने किया था। वहीं आनुवंशिकता की खोज किसने की थी, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें आनुवंशिकी का पिता भी कहा जाता है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए वंशागणित के जीनी मत का प्रतिपादन किसने किया था, यानी कि वंशागत में जीन का प्रतिपादन, जीन के बारे में किसने बताया, तो मॉर्गन ने बताया था 1919 में। ओके, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल गए। आई होप आप एक कॉपी पेन लेके बैठते होंगे जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन करके चलते होंगे। ये क्वेश्चन आपका DSSB PGT में पूछा गया, यानी दिल्ली SSB PGT में पूछा गया क्वेश्चन है। आई होप अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ से क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसके पहले का जो क्वेश्चन था वो राजस्थान PCS PGT में पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन दिल्ली SSB PGT में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है, क्रोमोसोम में मानचित्रण को ने पहली बार तैयार किया, यानी किसने जो है क्रोमोसोम में मानचित्रण को बताया, ब्रिजेस, वाटसन, मॉर्गन या हॉली। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉर्गन। TH मॉर्गन इनका पूरा नाम है। ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने ड्रोसोफिला मक्खी पर बहुत सारे प्रयोग किए। इन्हें प्रायोगिक अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। जिस तरह अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, उसी तरह फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, TH मॉर्गन को कहा जाता है। सर्वप्रथम गुणसूत्र मानचित्रण मॉर्गन ने शोध द्वारा स्टूटवेटर द्वारा, मॉर्गन के एक छात्र थे स्टूटवेटर, इन्होंने 1911 में तैयार किया था और 1913 में ड्रोसोफिला के सभी 4 गुणसूत्रों के लिए तैयार किया गया था। तो इसका श्रेय किसको जाता है, मॉर्गन को जाता है। इसके लिए इन्हें 1933 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बरबरा मैंगटीलॉक ने किसकी खोज की थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे स्टार्क मार्क करिएगा। ये भी DSSB में आया हुआ क्वेश्चन है। ट्रांसपोज, कॉस्मिड, प्लाज्मिड या फिर प्रियॉन्स। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रांसपोजॉन्स। बरबरा मैंगटीलॉक ने मक्का के पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन करते समय एक ऐसे जीन को देखा जो एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर स्थानांतरित हो सकते थे। इन्हीं को इन्होंने जंपिंग जीन नाम दिया या फिर इसी को ट्रांसपोजॉन्स के नाम से बताया। 1983 में मैंगटीलॉक को इस अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी को इन्होंने जंपिंग जीन भी नाम दिया हुआ था। ये भी DSSB में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला, DNA अनुक्रम यानी कि DNA सीक्वेंस जो अपनी बदल सकते हैं क्या कहलाते हैं, एक्सॉन, इंट्रॉन्स, ट्रांसपोजॉन्स या फिर सिस्ट्रॉन। तो अभी हम लोगों ने देखा कि एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले जीन को ट्रांसपोजॉन्स या फिर जंपिंग जीन नाम दिया गया, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये अपने पोजीशन जो है वो बिल्कुल बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम उत्पन्न होता है। डाउन सिंड्रोम कहाँ से उत्पन्न होता है, डाउन सिंड्रोम किस पे होता है, तो हम लोग देखे हैं जब 21वें क्रोमोसोम पर प्रॉब्लम होती है तो उसे डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 47, यानी 46 + 1 47 हो जाता है, ठीक है। लगभग 16 वर्ष की आयु तक उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होता है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ये किस गुणसूत्र को प्रभावित करता है, तो 21 गुणसूत्र को, 21वें गुणसूत्र को प्रभावित करता है। GIC में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप GIC का एग्जाम कंसीडर कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपको GIC में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, बार बॉडी आर एब्सेंट इन। बार बॉडी किसमें एब्सेंट होता है, किसमें अनुपस्थित होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ह्यूमन फीमेल या फिर A एंड B दोनों में। PGT बायोलॉजी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, बार बॉडी किसमें एब्सेंट होता है।
तो जब टर्नर सिंड्रोम होता है तो बार बॉडी जो है वो एब्सेंट होता है। 1949 में बार योम बर्ट्रॉम ने बिल्लियों की त्वचा, मुख गुहिका की श्लेष्मा यानी कि लार में, इन सब में बार बॉडी की खोज की थी और इन्होंने बताया ये टर्नर सिंड्रोम वाले व्यक्तियों में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, इसे लिंग क्रोमैटिन बतलाया गया, जो खोजकर्ताओं के नाम पर इसका नाम बार बॉडी रख दिया गया। यह टर्नर सिंड्रोम में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने क्रोमोसोम शब्द प्रतिपादित किया? सबसे पहले क्रोमोसोम शब्द किसने दिया था? तो वाल्डेयर ने दिया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र शब्द जो है वो दिया था। वहीं पे क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दी थी? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? तो सटन और बॉबरी ने दिया था। कब दिया था? 1902 में। अगला क्वेश्चन, बार बॉडी किसके द्वारा बनती है? तो बार बॉडी किसके द्वारा बनती है? बार बॉडी जो बनती है वो कॉइल्ड सेक्स क्रोमोसोम इन गर्ल के द्वारा बनती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1949 में बार और बर्ट्रॉम नाम के वैज्ञानिक ने बिल्लियों पर इसका पता लगाया था कि बार बॉडी किसके द्वारा बनती है। तो सेक्स क्रोमोसोम इन गर्ल के द्वारा, कॉइल्ड सेक्स क्रोमोसोम इन गर्ल के द्वारा बनती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में संतति का लिंग निर्धारण किया जाता है। मनुष्यों में संतति का लिंग निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? साइज ऑफ ओवम, साइज ऑफ स्पर्म, सेक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर, सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर, किसके द्वारा किया जाता है? तो हम सभी को पता है जो पिता का लिंग गुणसूत्र होता है उसके द्वारा संतति का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि पिता में अगर एक्स वाई है तो यही वाई गुणसूत्र जो है ये सेक्स डिटर्मिनेशन करता है, क्योंकि माता का एक्स एक्स होता है। पिता से देखिए, जो ये ट्रांसफ़र होने वाली प्रक्रिया है ये कुछ ऐसे जाती है, जब माता है यहाँ से एक्स एक्स है और पिता है तो यहाँ से एक्स वाई है, जब ये उनके बच्चों में जाती है, उनकी संतति में जाती है, तो यहाँ से जाएगी, कोई भी गुणसूत्र जाए तो एक्स ही जाएगा। यहाँ से अगर एक्स आ गया तो ये बेबी गर्ल हो जाएगा, यहाँ से कोई भी जाए तो एक्स ही जाएगा, यहाँ से अगर वाई आ गया तो ये बेबी बॉय हो जाएगा। यानी कि पिता का जो ये वाई गुणसूत्र होता है यही सेक्स निर्धारण का काम करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पिता का लिंग गुणसूत्र जो है ये सेक्स निर्धारण का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, हीमोफीलिया इज कॉज्ड बाय, हीमोफीलिया क्या है? तो हीमोफीलिया जो है ये एक जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम है, यानी कि लिंग गुणसूत्र में जीन उत्परिवर्तन है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है जिसे किसने खोजा? तो जॉन कॉनरेड ओर्टो नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे खोजा था। यह बीमारी को शाही बीमारी या रॉयल डिजीज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले ये रॉयल फैमिली में देखने को मिला था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन, ओपेरॉन अवधारणा में नियामक जीन कार्य करता है। इन ओपेरॉन कॉन्सेप्ट रेगुलेटर जीन फंक्शन एज, किसकी तरह? रिप्रेशर, रेगुलेटर, इनहेबिट या फिर ऑल ऑफ एबव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रेगुलेटर। क्वेश्चन बिहार पीजीटी में पूछा गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर आप बिहार टीआरई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए उतना ही हेल्पफुल है जितना अदर एग्जाम के लिए। ओके, ओपेरॉन अवधारणा में नियामक जीन क्या कार्य करता है? तो ये जो करता है रेगुलेटर की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? रेगुलेटर की तरह। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र पर जीन के अनुक्रम को निर्धारण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो गुणसूत्र पर जीन के अनुक्रम को निर्धारण करने की प्रक्रिया हमने देखा था, इसे मैपिंग यानी कि क्रोमोसोमल मैपिंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कोई गुणसूत्र है, इस पे जीन कहाँ पे है तो ये मैप के माध्यम से हम जान पाएंगे। जिस तरह हम लोग मानचित्र यानी मैप के माध्यम से कौन सा राज्य कहाँ पे है, कौन सा जगह कहाँ पे है जान पाते हैं, उसी तरह हम गुणसूत्र पर कौन सा जीन कहाँ पे है उसके मैप के माध्यम से ही तो जान पाएंगे। तो इसे क्या कहेंगे? सूत्र मानचित्रण कहेंगे, यानी क्रोमोसोमल मैपिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, लैक ओपेरॉन में प्रेरक होता है। इंड्यूसर इन लैक ओपेरॉन क्या होता है? रिप्रेसर मॉलिक्यूल, लैक्टोज, लैक्टेज एंजाइम या फिर नन ऑफ एबव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लैक्टोज। लैक ओपेरॉन में जो इंड्यूसर होता है वो लैक्टोज होता है। ओपेरॉन की संकल्पना के अनुसार अधिकांश जीनों की सक्रियता का नियमन अनुलेखन स्तर पर प्रेरण यानी कि इंड्यूशन या फिर दमन यानी कि इम्प्रेशन द्वारा होता है। लैक्टोज लैक ओपेरॉन में प्रेरक का कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जहाँ से आप पूरे एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ते हुए अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, गैर समजातीय गुणसूत्रों का विनिमय क्या कहलाता है? क्रॉसिंग ओवर, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, इनवर्जन या फिर डुप्लीकेशन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन।
पारंपरिक स्थानांतरण रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन तब होता है जब एक गुणसूत्र के हिस्से का दूसरे के साथ आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा खींच रहा है, इसलिए हम फटाफट से इसको क्वेश्चन पढ़ के आंसर बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, फिलाडेल्फिया गुणसूत्र में स्थानांतरण होता है। फिलाडेल्फिया गुणसूत्र में किसका हस्तांतरण होता है? तो 9 और 22, 9th और 12 के मध्य जो है हस्तांतरण होता है। फिलाडेल्फिया गुणसूत्र या इसी को फिलाडेल्फिया हस्तांतरण या पीएच एक ल्यूकेमिया कैंसर कोशिकाओं के 22वें गुणसूत्र की मुख्य आनुवंशिक विषमता यानी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है। फिलाडेल्फिया गुणसूत्र में हस्तांतरण गुणसूत्र 9 और 22 के मध्य होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, किसके? 9 और 22 के मध्य। अगला, लैम्ब्रस गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसके अंडकों में नहीं पाया जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि लैम्ब्रस गुणसूत्र जो है ये स्तनधारियों यानी मैमल्स में नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अंडकों में लैम्ब्रस गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो लैम्ब्रस गुणसूत्र स्तनधारियों को छोड़कर लगभग सभी में पाए जाएंगे। उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका यूपी एलटी ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मकड़ी द्वारा जाल बुनना एक उदाहरण है। मकड़ी द्वारा जाल बुनना किसका उदाहरण है? यूपी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, इम्पेरेटिंग, लर्नड बिहेवियर या फिर रिलेजर्स। सही जवाब हो जाएगा फिक्स एक्शन पैटर्न। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मकड़ी द्वारा जाल बुनना जो है ये आबाद सक्रिय प्रतिमान का उदाहरण है। ऐसे व्यवहार जो जीनों के द्वारा नियंत्रित होते हैं, ये अन्य समजातीय जंतुओं को देखे या सीखे बिना प्रदर्शित होते हैं। इसे फिक्स्ड एक्शन पैटर्न कहा जाता है। यानी अगर मकड़ी जाल बना रही है तो उसका बेबी भी बिना दूसरे मकड़ी को देखे सेम उसी तरह से जाल बना लेता है। इसी को फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? पहला है मानव में लिंग निर्धारण XY प्रकार का होता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है। मानव में जो लिंग निर्धारण है वो XY से होता है। दूसरा क्या है? दूसरा दिया है मानव में अलिंग गुणसूत्र के 23वें जोड़े होते हैं, यानी देयर आर 23 पेयर ऑफ ऑटोसोम इन ह्यूमन बींग्स। क्या 23 जोड़े ऑटोसोम्स होते हैं? तो बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मानव में ऑटोसोम्स 22 जोड़े होते हैं और एक जो होता है वो लिंग निर्धारण करता है, टोटल 23 होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, XX समजात होता है और XY हेट्रोसोम्स होता है, इसे एलोसोम्स के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव में नर विषम युग्मता यानी हेट्रोगैमेटी देखने को मिलती है। बिल्कुल सही बात है, हेट्रोगैमेटी यानी हेट्रोसोम्स या एलोसोम्स XY इसी को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1 और 3 होगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन डी में दिख रहा है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। आप लोगों में से ही किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताया था कि मैम नेक्स्ट टॉपिक बता दिया करिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीन की संरचना तथा आनुवांशिक कोड, स्ट्रक्चर ऑफ जीन एंड जेनेटिक कोड। उसको आप तैयार करके अच्छे से आइएगा। उसके सारे क्वेश्चन जो आपको GIC एग्जाम, TGT, PGT, LT ग्रेड, DSSB, बिहार टीआरई सब में पूछे गए हैं, उनको हम कंसिडर करेंगे और आने वाले संभावित क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप कोई और बुक डिस्कस करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।